जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 5 और 6 नवंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में सीनियर डिप्लोमेट को एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस में रीअपॉइंटमेंट प्राप्त हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस में इंडियन सीनियर डिप्लोमेट का भी रीअपॉइंटमेंट हुआ है। तो आपको बताना है वो कौन से सीनियर इंडियन डिप्लोमेट हैं। तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है हसमुख अधिया, सेकेंड ऑप्शन है तरुण सेठ, थर्ड ऑप्शन है सुरेंद्र अधाना, फोर्थ ऑप्शन है वीके पांडे। तो साथियों इसका सही आंसर है सुरेंद्र अधाना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है सुरेंद्र अधाना वो सही ऑप्शन है। तो सीनियर इंडियन डिप्लोमेट सुरेंद्र अधाना हैज बीन री इलेक्टेड टू सर्व ऑन एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस एट यूनाइटेड नेशंस फॉर द टर्म 24-26। ठीक है, 2024 टू 2026 के लिए ये अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, 3 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं, 24, 25, 26। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये 3 साल का होता है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्या होती है ACABQ कमिटी, मतलब एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस। तो ये एक्सपर्ट कमिटी होती है कंप्राइजिंग 21 मेंबर्स elected by general assembly। ठीक है, members serve in personal capacity and not as representative of member states। ठीक है, तो इसमें 21 मेंबर्स होते हैं, 3 साल का अपॉइंटमेंट होता है, 3 साल का टर्म होता है। उसमें अभी कौन इलेक्ट हुए हैं? सुरेंद्र अधाना साहब जो हैं अभी हाल ही में री इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, री इलेक्ट हुए हैं, ध्यान दीजिएगा किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे? श्योर क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं वो श्योर आने हैं। ठीक है, श्योर क्वेश्चंस आने हैं, श्योर क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, ये ट्रिक है इस करंट अफेयर की, ध्यान दीजिएगा। श्योर से याद रखिएगा, ये SU आ रही है ना, तो सुरेंद्र अधाना आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे श्योर को देख के। ठीक है, सुरेंद्र अधाना साहब जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं किस पद पे? एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो श्योर क्वेश्चन आने हैं, ये ट्रिक हम लोग ने बनाई है। श्योर से क्या रखेंगे? श्योर से सुरेंद्र अधाना साहब, और क्वेश्चन से कमिटी ऑन एक्सपर्ट कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस। ठीक है, तो श्योर क्वेश्चन से आप याद रखिएगा बजटरी क्वेश्चंस की बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस की, और श्योर से क्या याद रखेंगे? सुरेंद्र अधाना साहब का है अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये अपॉइंटमेंट का ट्रिक समझ में आई होगी, और बाकी चीज़ें भी समझ में आई होंगी कि ये 3 साल का अपॉइंटमेंट टेन्योर होता है, और टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 21 मेंबर्स होते हैं, 21 मेंबर्स होते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस की कमेटी होती है। ठीक है, इनको चुनता कौन है? इनको जनरल असेंबली चुनती है। ठीक है, जनरल असेंबली जो है इनको इलेक्ट करती है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, उन्होंने नई ब्रांच खोली है SBI की। तो आपको ये बताना है कहाँ पे ये इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है, तो रिसेंटली वेयर हैव फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड अ न्यू ब्रांच ऑफ SBI। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है साथियों, नेपाल में, सेकेंड ऑप्शन है श्रीलंका में, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश में, और फोर्थ ऑप्शन है भूटान में। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग का जो सही आंसर है वो है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में क्या है, इन्होंने नई ब्रांच खोली है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूसली करंट अफेयर्स हमारी वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे साथियों, तो आपको याद होगा कि श्रीलंका जो है वीज़ा फ्री टूरिज्म प्रमोट कर रहा है इंडियंस के लिए। ठीक है, वीज़ा फ्री टूरिज्म प्रमोट कर रहा है इंडिया के लिए। ठीक है, वीज़ा फ्री टूरिज्म। और कौन कर रहा है? जहाँ पे हम थाली ले जा सकते हैं, मतलब थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे पुरानी चीज़ें भी देख ली। और बांग्लादेश में क्या हुआ है साथियों, अभी अभी अखनूरा रेलवे लाइन जो है वो शुरू की गई है। ठीक है, अभी शायद 1-2 दिन ही हुआ है। ये इंडियन PM जो है, PM मोदी साहब, और बांग्लादेश की शेख हसीना जी ने, जो कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये अभी इसका लॉन्च किया था। ठीक है, तो हम लोग ने ये देखा था कि इसकी जो टोटल लेंथ है ये अराउंड 12.26 किलोमीटर्स थी, जिसमें बांग्लादेश में अराउंड 6.72 किलोमीटर्स था, एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, और इंडिया में समथिंग 5.28 किलोमीटर था। ठीक है, ये टोटल लेंथ थी। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा था अभी। और भूटान में हम लोगों ने क्या देखा था साथियों, कि डॉग्स को भूटान में क्या किया जा रहा है? वैक्सीनेट किया जा रहा है। ठीक है, डॉग्स को भूटान में क्या किया जा रहा है? वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो हम लोग क्या रखे थे कि डॉग्स जो हैं
डॉग्स को भूत वैक्सीनेट कर रहे हैं। भूत से क्या रखा था, भूटान, ठीक है। तो डॉग्स को भूत वैक्सीनेट कर रहे थे, ये हम लोग ने याद किया था, ठीक है। तो हम लोग ने पुरानी जो अपनी करंट अफेयर्स थी वो भी रिवाइज कर ली, और अब बढ़ते हैं नए करंट क्वेश्चन की ओर, जो कि हम लोग ने देखा कि श्रीलंका में जो है नई SBI की ब्रांच खुली है। तो आप कैसे याद रखेंगे, आपको वीज़ा फ्री स्टेटस मिला है, आराम से जाइए और वहाँ पे SBI से, बैंक SBI के ATM से पैसे निकालिए और बीचेस घूमिए, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो श्रीलंका में नई SBI ब्रांच खुली है, ठीक है। इस श्रीलंका में क्या खुली है, SBI की नई ब्रांच खोली गई है, ठीक है। आप यहाँ पे, आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिल रही है, आराम से आप यहाँ जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन हम लोग के तैयार हो गए, वीज़ा फ्री और ATM, ठीक है। वीज़ा फ्री और नया ATM जो खुला है यहाँ पे, मतलब SBI की ब्रांच खुली है, ठीक है। तो वीज़ा फ्री आराम से स्टेटस मिला ही है इंडियंस को, आराम से जाइए ATM से, SBI के ATM से पैसा निकालिए और आराम से बीच में घूमिए, ठीक है। तो SBI का जो नया बैंक खुला है, जो नई ब्रांच खुली है, वो श्रीलंका में खोली गई है, ठीक है साथियों। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री साहब ने अनाउंस किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दी जाएगी, ठीक है। 5 साल के लिए और चलाई जाएगी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को अन्न मिलता है, ठीक है। 80 करोड़ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन इम्पावरिज्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनको ये फायदा मिल रहा है। तो आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, जो कि फ्री राशन स्कीम है, ये आई कब थी, ठीक है। तो हम लोग को बैकग्राउंड भी जानना है और कंटेम्प्रेरी या करेंट नॉलेज भी देखनी है, ठीक है। तो साथियों, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2019 में आई थी, सेकंड ऑप्शन है 2020 में आई थी, थर्ड ऑप्शन है 2021 में आई थी, या फोर्थ ऑप्शन है 2022 में आई थी। तो साथियों, इसका सही आंसर है ये 2020 में आई थी, ठीक है। 2020 कोविड टाइम्स था, उसी के लिए ये योजना जो है लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फ्री प्रोवाइडिंग फ्री राशन टू 80 करोड़ इम्पावरिज्ड इंडिविजुअल्स फॉर 5 मोर ईयर्स, ठीक है। तो ये दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पे पब्लिक मीटिंग्स थी, वहाँ पे ये ऐलान किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो कोविड-19 पैंडमिक जब आया था, तब ये लॉन्च की गई थी 2020 में। इसके अंतर्गत क्या था, फ्री KG ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स एवरी मंथ टू डोज इन नीड, ठीक है। 5 किलो अन्न सबको मिल रहा था जो कि उसके हकदार थे, ठीक है साथियों। तो याद रखिएगा कि 2020 में ये गरीब कल्याण अन्न योजना आई थी, ठीक है। गरीब कल्याण अन्न योजना कब आई थी, 2020 में, ठीक है। कब आई थी साथियों, 2020 में, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में आपको बताना है चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसको मिला है, जो कि बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स देता है, ठीक है। तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है SBI, सेकेंड ऑप्शन है सेबी, थर्ड ऑप्शन है नाबार्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन इज RBI, ठीक है। तो साथियों, इसका सही आंसर है RBI, ठीक है। RBI को चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, किसके द्वारा, बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स के अंतर्गत, ठीक है। तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स ने 6 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए थे, तो हम लोग देख लेते हैं। चेंज मेकर ऑफ द ईयर का किसको मिला है, RBI को मिला है। आइकॉनिक, अमूल को मिला है आइकॉनिक चेंज मेकर। यंग चेंज मेकर, श्रीनिधि RS को मिला है। चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेला एप्स को मिला है, ठीक है। चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना को मिला है। और चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों को मिला है, हर की और एजुकेट गर्ल्स, ठीक है। तो वैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर कौन है, RBI है, और आइकॉनिक चेंज मेकर कौन है, अमूल है, ठीक है। आइकॉनिक चेंज मेकर कौन है, अमूल है, और चेंज मेकर ऑफ द ईयर कौन है, वो RBI है, ठीक है। तो RBI जो है क्या करेगा, आजकल नोट चेंज कर रहा है ना 2000 की, तो याद रखिएगा RBI चेंज कर रहा है, ठीक है। RBI जो है चेंज कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, ठीक है। RBI चेंज कर रहा है, ठीक है। RBI नोट चेंज कर रहा है, बस ऐसे ध्यान रखिएगा, RBI नोट चेंज कर रहा है। तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, RBI को मिला है। और ये आइकॉनिक से कैसे याद रखेंगे, IM आइकॉनिक, ठीक है। IM आइकॉनिक, ऐसे याद रखिएगा, IM आइकॉनिक, ठीक है। तो M से याद रखिएगा अमूल, ठीक है। M से क्या याद रखेंगे, अमूल। I से कुछ नहीं है, बस आइकॉनिक याद रखिएगा, IM आइकॉनिक। तो आइकॉनिक चेंज मेकर कौन है, अमूल है, क्योंकि IM आइकॉनिक। और चेंज मेकर ऑफ द ईयर कौन है, क्योंकि चेंज नोट्स कौन कर रहा है, नोट्स चेंज कौन कर रहा है, RBI कर रहा है। तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, RBI को मिला है, ठीक है साथियों। एक बार फिर से ट्रिक देख लेते हैं। RBI नोट्स चेंज कर रहा है आजकल 2000 की, ठीक है।
क्योंकि 2000 की नोट बंद हो चुकी हैं, तो आरबीआई नोट चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आरबीआई क्या है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर है। ठीक है, आरबीआई क्या है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर है। और नेक्स्ट हम लोग ने क्या देखा, नेक्स्ट कौन सी ट्रिक देखी, आई एम आइकॉनिक। ठीक है, आई एम आइकॉनिक। ठीक है, तो आइकॉनिक कौन है, एम। ठीक है, एम, एम से क्या है, आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर, तो एम, एम से क्या है, अमूल। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बस ये बताना है। तो हु इज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं अभिजीत बैनर्जी, सेकंड ऑप्शन है पार्थ चट्टोपाध्याय, थर्ड ऑप्शन है डीजे थॉमस एंड लास्ट ऑप्शन इज रोहित ऋषि। तो साथियों इसका सही आंसर है रोहित ऋषि साहब। ठीक है, रोहित ऋषि साहब को क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। ठीक है, अभी हम लोग ने कल परसों में देखा था कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई कौन बना है, तो मनोरंजन मिश्रा साहब बने थे। ठीक है, मनोरंजन मिश्रा साहब बने थे। आपने नहीं फॉलो किया है तो प्लीज़ ज़रूर जाके वो सब देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बना है साथियों, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है, रोहित ऋषि साहब को। ठीक है, रोहित ऋषि साहब को। ठीक है, आप याद रख सकते हैं ऐसे कि ऋषि जो है राष्ट्र में है। ठीक है, ऋषि जो है राष्ट्र में है। ठीक है, ऋषि कहाँ होते हैं, राष्ट्र में होते हैं। ये अगर नहीं याद रहेगा तो एक और ट्रिक है आपके लिए, महर्षि याद रखिएगा। ठीक है, महर्षि, ऋषि से ऋषि रोहित साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और महा से महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर समझ में आया होगा, ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। महर्षि, महा से याद रखिएगा महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और ऋषि से रोहित ऋषि साहब को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है साथियों, और हम लोग ने एक अपॉइंटमेंट अभी क्या देखा था, श्योर क्वेश्चन। ठीक है, श्योर क्वेश्चंस, श्योर क्वेश्चंस। तो श्योर क्या है, सुरेंद्र अधाना साहब को एक्सपर्ट कमेटी ऑन बजटरी क्वेश्चंस के ऑफ यूनाइटेड नेशंस के पद पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा, और जो हम लोग ने रिवाइज किया श्योर क्वेश्चंस की ट्रिक से, वो भी याद आ गया होगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंडिया की रैंक क्या थी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में, जो कि साउथ कोरिया में हुई है। ठीक है, साउथ कोरिया में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, आपको बताना है इंडिया की रैंक क्या थी। तो साथियों आपके ऑप्शन है, फर्स्ट रैंक थी या सेकेंड रैंक थी, थर्ड ऑप्शन है थर्ड रैंक थी, और फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ रैंक थी। तो साथियों आपका सही आंसर जो है वो है सेकेंड रैंक। ठीक है, फर्स्ट रैंक किसकी है, चाइना की है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, पहले पे चाइना है विद टोटल नंबर ऑफ मेडल्स दैट इज 76। इंडिया के कितने मेडल्स हैं, 55, और साउथ कोरिया के कितने हैं, 57। पर गोल्ड के बेसिस पे डिसाइड होती है रैंक, तो 33 गोल्ड, 21 गोल्ड और 16 गोल्ड। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो शूटिंग चैंपियनशिप हुई है वो कहाँ पे हुई है, वो कोरिया में हुई है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे हुई है, कोरिया में हुई है। ठीक है, कोरिया में हुई है शूटिंग चैंपियनशिप, और इसमें इंडिया की क्या रैंक है, इंडिया की जो है सेकेंड रैंक है। ठीक है, इंडिया की सेकेंड रैंक है। ठीक है, तो याद रखेंगे इंडिया ने सेकेंड शूट कोरिया है। ठीक है, जैसे किया है ना वैसे कोरिया बोलेंगे, सेकेंड रूट कोरिया है। ठीक है, सेकेंड रूट कोरिया है। ठीक है, सेकेंड शूट कोरिया है, तो सेकेंड से मतलब सेकेंड रैंक है हमारी, शूट मतलब शूटिंग चैंपियनशिप में कहाँ हुई है, कोरिया में हुई है, कोरिया में हुई है। ठीक है, इंडिया ने सेकेंड शूट कोरिया है। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्पोर्ट्स का जो है क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया ने सेकेंड शूट कोरिया है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कुछ कर रहा है, जा रही है, बात कर रही है, ऐसे तो याद रखिएगा इंडिया सेकेंड शूट कर रही है। ठीक है, इंडिया जो है सेकेंड शूट कर रही है, ऐसे मतलब कोरिया। ठीक है, तो शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई है साथियों, वो कहाँ पे हुई है, कोरिया में हुई है। ठीक है, इसमें इंडिया का कौन सा स्थान है, कौन सा रैंक है, तो इंडिया का सेकंड रैंक है। ठीक है, तो ये जो सेकंड है यहाँ पे मतलब है इसका कि ये सेकंड रैंक पे है, और शूट का मतलब है शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, और कर रहा है मतलब कोरिया में हुआ है, साउथ कोरिया में ये जो इवेंट है वहाँ पे होस्ट किया गया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नासा ने अभी इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, नासा ने अभी क्या किया है, इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया है। तो आपको ये बताना है ये जो इन्फ्यूज मिशन है ये इसका स्कोप क्या है, ये क्या काम करेगा। ठीक है, बहुत ही आजकल पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो हम लोग को बहुत ध्यान से बहुत ही सावधानी से ये पढ़ना है। ठीक है, तो इस इन्फ्यूज मिशन का जो है स्कोप क्या है, किस बारे में ये इन्फ्यूज मिशन जानकारी इकट्ठा करेगा, आपने ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है इंटरस्टेलर स्पेस, सेकेंड ऑप्शन है मार्स अर्थक्वेक्स, थर्ड ऑप्शन है स्टडी द साइग्नस लूप, फोर्थ ऑप्शन है साथियों एस्टेरॉइड बेन्नू। ठीक है, तो साथियों आपका सही आंसर है दिस इन्फ्यूज मिशन विल स्टडी द साइग्नस लूप। ठीक है, दिस विल स्टडी द साइग्नस लूप, ये आंसर है आपका। ठीक है साथियों, अब देख लेते हैं। तो नासा ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट इन्फ्यूज मिशन। ठीक है, दिस मिशन एम्स टू स्टडी साइग्नस लूप एंड सुपर ओल्ड मतलब 20,000 ईयर ओल्ड सुपरनोवा रेमनेंट लोकेटेड 2600 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो साइग्नस लूप है वो पढ़ा जाएगा इन्फ्यूज मिशन से। ठीक है, इन्फ्यूज मिशन से क्या पढ़ा जाएगा, साइग्नस लूप। तो कैसे याद रखेंगे, इन लूप। ठीक है, हमें जानते हैं लूप इन या लूप आउट। ठीक है, इन लूप। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कीप मी इन लूप, इन लूप में रखना है, मतलब कोई भी प्रतिक्रिया या प्रक्रिया हो रही है तो उसमें लूप में रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन लूप। ठीक है, इन लूप। तो इन से क्या है, इन्फ्यूज मिशन है, लूप से क्या है, साइग्नस लूप। ठीक है, आपसे यही पूछा जाएगा कि इसका स्कोप क्या है, ये क्या स्टडी करेगा। तो याद रखिएगा इन्फ्यूज मिशन क्या करेगा, साइग्नस लूप को स्टडी करेगा, जो कि 2600 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ है। ठीक है, आई एन से आप ये ट्रिक समझिएगा फिर से, इन लूप। इन से याद रखिएगा इन्फ्यूज मिशन की बात हो रही है, और लूप से याद रखिएगा साइग्नस लूप की बात हो रही है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नए ट्रिक की ओर, और सॉरी नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जिसके नाम पे पहली वॉरशिप रखी जा रही है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द फर्स्ट नेवी वॉरशिप टू बी नेम्ड आफ्टर सिटी, किस कौन सी ऐसी सिटी बनी है जिसके नाम पे नेवी वॉरशिप होगी। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन है मारमागांव, सेकेंड ऑप्शन है सूरत, थर्ड ऑप्शन है बॉम्बे, फोर्थ ऑप्शन है कोचीन। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है सूरत। ठीक है, सूरत इसका सही आंसर है। ठीक है, सूरत बिकम्स फर्स्ट नेवी वॉरशिप टू बी नेम्ड आफ्टर सिटी इन गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे लेटेस्ट वॉरशिप है, नेवी की वॉरशिप है सूरत, जिसको आज अनवील किया गया। गुजरात के चीफ मिनिस्टर साहब हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने ये जो है वॉरशिप, जो नेवी वॉरशिप है सूरत को अनवील किया, उसका उद्घाटन किया। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा सूरत ऐसी सिटी है जिसके नाम पे नेवी वॉरशिप है। ठीक है, नेवी वॉरशिप किसके नाम पे है, सूरत सिटी के नाम पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, नाव की सूरत। ठीक है, नाव की सूरत, नाव से याद रखिएगा नेवी, और सूरत से जो नेवल वॉरशिप है वो सूरत के नाम पे है। ठीक है, नेवी, नाव से क्या याद रखेंगे, नेवी, और सूरत से क्या याद रखेंगे, सूरत के नाम पे वॉरशिप का नाम रखा जाएगा। ठीक है साथियों, फिर से एक बार ट्रिक देख लेते हैं, नाव की सूरत। तो नाव से याद रखिएगा नाव मतलब नेवी वॉरशिप, और सूरत से याद रखेंगे सूरत सिटी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी चाणक्य डिफेंस डायलॉग होस्ट किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा। ठीक है, तो चाणक्य डिफेंस डायलॉग वाज होस्टेड बाय इंडियन आर्मी अलोंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग होस्टेड चाणक्य डिफेंस डायलॉग विद इंडियन आर्मी। तो साथियों आपके ऑप्शन है क्लॉज, सेकेंड ऑप्शन है ORF, अभी जो हम लोग ने पीछे देखा था, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है साथियों विवेकानंद फाउंडेशन, और फोर्थ ऑप्शन है यूनाइटेड डिफेंस कॉलेज। तो चाणक्य डिफेंस डायलॉग ने को किसने होस्ट किया था इंडियन आर्मी के साथ मिलके। ठीक है, तो साथियों आपको बताना है यही, और आपके ऑप्शन थे क्लॉज, ORF, विवेकानंद फाउंडेशन एंड यूनाइटेड डिफेंस कॉलेज। तो साथियों इसका सही आंसर है क्लॉज। ठीक है, क्लॉज जो है होस्ट किया है चाणक्य डिफेंस डायलॉग को विद इंडियन आर्मी। ठीक है, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 जो कि 2 डे इवेंट था, किसने होस्ट किया था, इंडियन आर्मी ने होस्ट किया था, विद हु, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। ठीक है, क्लॉज जिसका नाम होता है क्लॉज। ठीक है, और इसका फोकस क्या था, साउथ एशिया एंड इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा चाणक्य जो डिफेंस डायलॉग है वो किसने होस्ट किया है, इंडियन आर्मी ने और क्लॉज ने। ठीक है, इंडियन आर्मी ने और क्लॉज ने। ठीक है, तो याद रखिएगा सी से चाणक्य और सी से ही क्लॉज, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर एंड स्टडीज। ठीक है, चाणक्य से ही
सी से चाणक्य और सी से ही क्लॉज है, ठीक है। छोटा सा हैक है, आपको आराम से एग्जाम में क्लिक कर जाएगा, ठीक है। सी से चाणक्य, सी से क्लॉज, ठीक है। और किसके साथ किया गया है? इंडियन आर्मी के साथ किया गया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये छोटा सा हैक जो करंट अफेयर के लिए बनाया है वो भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नए करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस इंस्टीट्यूट या किस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ने मर्केटार पेट्रोलियम लिमिटेड को अभी एक्वायर किया है फॉर अप्रॉक्सीमेटली ₹148 करोड़ एज अप्रूव्ड बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किसको आज़ादी दी है, किसको अप्रूवल दिया है कि वो मर्केटार पेट्रोलियम लिमिटेड को क्या कर सकता है? एक्वायर कर सकता है विद 148 करोड़ रुपीस। तो साथियों आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेकंड ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, थर्ड ऑप्शन है रिलायंस ऑयल एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो साथियों इसका सही आंसर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है? एक्वायर किया है मर्केटार पेट्रोलियम लिमिटेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली ₹148 करोड़ एज अप्रूव्ड बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है? मर्केटार पेट्रोलियम लिमिटेड को क्या किया है? एक्वायर किया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से देख लीजिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है? मर्केटार पेट्रोलियम लिमिटेड एक्वायर किया है। और साथियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है? एक रेफरेंस ऑयल एंड डीजल निकाला है, ठीक है। थोड़े दिन पहले ही हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। एक ऑयल एंड डीजल स्केल निकाली है रेफरेंस यूज़ के लिए, है ना, ठीक है। आशा करते हैं आपको वो चीज़ याद होगी, ठीक है। नहीं याद है तो प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे एक्वायर किया है मर्केटार पेट्रोलियम लिमिटेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली ₹148 करोड़, ठीक है साथियों। याद रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मर्केटायर पेट्रोलियम लिमिटेड को एक्वायर किया है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो साथियों अभी इंडिया एक्सप्लोर कर रही है डीप ओशन मिशन, ठीक है। ओशन के डीप में जो है एक्सप्लोरेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है जो डीप ओशन मिशन है जो कि एक्सप्लोर और हार्नेस करेगा डेप्थ्स ऑफ द ओशन, तो इसमें जो डीप ओशन माइनिंग सिस्टम है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसी चीज़ें ही पढ़नी है जो थोड़ी सी पॉलिसी रिलेटेड है, ठीक है, जो प्रोग्राम रिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो साथियों आपके ऑप्शन है जलम, सेकेंड ऑप्शन है वाराह, थर्ड ऑप्शन है जल दूत और फोर्थ ऑप्शन है नीर। तो साथियों इसका सही आंसर है वाराह, ठीक है। वाराह इसका सही आंसर है। तो अब इंडिया क्या कर रही है? इंडिया डीप ओशन मिशन कंडक्ट कर रही है बहुत तगड़े तरीके से, जिसमें समुद्रयान और मत्स्य 6000 का यूज़ हो रहा है, ठीक है। जो समुद्रयान है ये डीप ओशन मिशन है जो कि इनिशिएट किया गया था कब साथियों? 2021 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है। कौन है मिनिस्ट्री जो कि इसको हेड कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो 6000 का क्या मतलब है यहाँ पे? मत्स्य 6000, तो मत्स्य 6000 क्या है? सबमरीन है जो 6000 मीटर ओशन बेड में जाएगी, मतलब ओशन कितनी डेप्थ में जाएगी? 6000 मीटर डेप्थ में जाएगी, ठीक है। और मत्स्य क्या है? मत्स्य सबमरीन है, ठीक है। डीप ओशन सबमर्सिबल डिजाइन टू अकोमोडेट क्रू ऑफ 3 मेंबर्स, ठीक है। सबमर्सिबल चीज़ है ये, ठीक है, सबमरीन टाइप की चीज़ है मत्स्य 6000, ठीक है। और वाराह क्या है? वाराह जो है डीप ओशन माइनिंग सिस्टम है जिसको बनाया है किसने? इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। ये क्या है? अंडर वाटर माइनिंग सिस्टम है एट डेप्थ ऑफ 5270 मीटर्स इन सेंट्रल इंडियन ओशन, ठीक है। यहाँ पे बहुत ढेर सारी जानकारियां हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो समुद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ था साथियों? 2021 में लॉन्च हुआ है। कौन इसको लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज लॉन्च की थी। इसकी सबमरीन का क्या नाम है? मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 इनके डीप ओशन माइनिंग सिस्टम का क्या नाम है? वाराह, ठीक है। वाराह जो है इनका डीप माइनिंग ओशन सिस्टम है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु इज़ द मैस्कट फॉर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023? अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया जो है सेलिब्रेट किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था न्यू दिल्ली में। तो आपको ये बताना है कि जो वर्ल्ड फूड इंडिया था उसका मैस्कट क्या है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, मैस्कट का मतलब होता है शुभांकर, किसी चीज़ को शुभ बनाने के लिए ये शुभांकर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो साथियों आपके ऑप्शन है तरुण, सेकेंड ऑप्शन है राजीव, थर्ड ऑप्शन है नमो, फोर्थ ऑप्शन है मिलिंद, ठीक है। तो साथियों अगर आप नमो समझ रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर है मिलिंद, ठीक है। मिलिंद इसका सही आंसर है। और ये जो है ये सेकेंड एडिशन है वर्ल्ड फूड इंडिया का 2023 में, ये जो है सेकेंड इवेंट है, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है।
तो ये क्या है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023? तो ये क्या है, ये गेटवे है जिससे इंडियन फूड इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, फैसिलिटेट होगी, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करेंगे इसमें, ठीक है। और ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज करती है। पहला एडिशन कब हुआ था? 2017 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है इसको लॉन्च की थी कब? 2017 में, ठीक है। 2017 के बाद अब कब हो रहा है? 6 साल बाद 2023 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने टाइम बाद ये चीज़ हो रही है, ठीक है। और क्योंकि इंडिया ने अभी यूनाइटेड नेशन में बोला था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने के लिए 2023 वो, तो इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैस्कट क्या है इसका? मिलिंद, ठीक है, जो कि प्रोबॉट है इज मैस्कट फॉर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, ठीक है। तो मिलिंद जो है वो मैस्कट है वर्ल्ड फूड इंडिया का, ठीक है। वर्ल्ड फूड इंडिया पहली बार कब हुआ था? 2017 में। कौन ऑर्गेनाइज करता है साथियों? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अटल टिंकरिंग लैब से रिलेटेड। तो अभी अटल इनोवेशन जो कि फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नीति आयोग की, उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब को के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। तो आपको ये बताना है कि जो अटल टिंकरिंग लैब के मैराथन होने वाले हैं उनकी थीम क्या है इस बार की, ठीक है। तो व्हाट इज द थीम ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स मैराथन 2023-24? तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं सस्टेनेबल इनोवेशंस, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया 75th रिपब्लिक डे, थर्ड ऑप्शन है आत्मनिर्भर इनोवेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज विमेन एंड इनोवेशंस। तो साथियों इसका सही जवाब जो है वो आत्मनिर्भर इनोवेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सही जवाब है इंडिया 75th रिपब्लिक डे, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे देख लीजिए, जो अटल इनोवेशन मिशन है वो नीति आयोग का जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है। और इसको कौन कौन ऑर्गेनाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, युवा और यूनिसेफ। ध्यान दीजिएगा यूनिसेफ, ना कि यूएनडीपी, ठीक है। बहुत कंफ्यूज होते हैं यूएनसेफ में और यूएनडीपी में, ठीक है। तो जो अटल इनोवेशन मिशन है ये किसकी किसकी इनिशिएटिव है? एजुकेशन मिनिस्ट्री की, युवा की, यूनिसेफ की और नीति आयोग की, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अटल इनोवेशन जो है इन सब की इनिशिएटिव है, ठीक है। और इसकी थीम क्या है साथियों? तो इंडिया 75th रिपब्लिक डे इज द थीम ऑफ दिस ATL मैराथन, ठीक है। बस और क्या क्या प्रॉब्लम्स इंक्लूड की गई हैं इसमें, जैसे स्पेस, एग्रीकल्चर, इंक्लूसिविटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि अटल मैराथन की जो इस बार की थीम है वो है इंडिया 75th रिपब्लिक डे, ठीक है। इंडिया 75th रिपब्लिक डे, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपने देख लिया होगा अटल इनोवेशन मिशन किसके किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन कौन कोलैबोरेट करता है। फिर से देख लेते हैं, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑब्वियसली कोलैबोरेट करेगी, युवाओं के लिए हो रहा है तो युवा मिनिस्ट्री कोलैबोरेट करेगी, ठीक है। युवा क्या है? बच्चे ही हैं, तो चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड मतलब यूनिसेफ इसको ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है साथियों। और नीति आयोग तो होगा ही होगा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और इंडिया 75th रिपब्लिक डे इज द थीम ऑफ दिस ATL मैराथन, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग IIT होस्टेड इनॉग्रल ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग, ठीक है। तो किस IIT ने पहली बार होस्ट किया है पहली बार होने वाला ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग, ठीक है। तो ये जो मीटिंग है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग, ये पहली बार हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अभी दूसरी तीसरी बार होगी तो बस आपको ये देख लेना है कहाँ होगी, हो सकता है ना पूछे, पर इस बार प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं, ठीक है। और अगली बार जब आप दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, तब भी आप उसको अच्छे से करते जाएंगे तो उसको हार्ड वर्क कहेंगे, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों ही को मिला के एक इफेक्टिव वर्क होगा जिसमें आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों यहाँ पे आपके ऑप्शन है क्या क्या? तो पहला ऑप्शन है साथियों IIT मद्रास, सेकेंड ऑप्शन है IIT बॉम्बे, थर्ड ऑप्शन है IIT गांधीनगर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी। तो साथियों इसका सही आंसर है IIT गांधीनगर, ठीक है। IIT गांधीनगर जो कि गुजरात में करता है, वहाँ पे इनॉग्रल ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन स्किल काउंसिल मीटिंग हुई है।
ठीक है। किसने होस्ट किया था? आईआईटी गांधीनगर ने, ठीक है, आईआईटी गांधीनगर ने, ठीक है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल था, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 2011 में हुआ था, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, वैसे इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा कम है, पर फिर भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की मीटिंग कहाँ हुई है? तो गांधीनगर में हुई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एजुकेशन स्किल काउंसिल के लिए गांधी जी जो हैं रूट कर रहे थे, मतलब गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन, ठीक है। गांधी से याद रखेंगे गांधीनगर, ठीक है। वैसे तो एक ही बार देख के याद हो जाएगी। इन केस अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन स्किल काउंसिल के लिए किसको बुलाया गया है? तो गांधी जी को बुलाया गया है, ठीक है साथियों। तो गांधीनगर याद रखिएगा, आईआईटी गांधीनगर जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की होस्ट थे, आईआईटी गांधीनगर, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। नीति आयोग ने अभी हाल ही में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी। तो आपको ये बताना है इस जो वर्कशॉप थी इसका फोकस क्या था, कौन सा रीजन इसका फोकस था। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद ORF, दैट इज ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ऑर्गेनाइज द वर्कशॉप इन न्यू दिल्ली फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, ठीक है। न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए नीति आयोग और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी। तो आपको बताना है इस वर्कशॉप का जो फोकस था वो क्या था। तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है साथियों साउथ एशिया क्या इसका फोकस था। सेकंड ऑप्शन है मिडिल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। थर्ड ऑप्शन है अफ्रीकन यूनियन। और फोर्थ ऑप्शन है साथियों ग्लोबल साउथ। तो साथियों इसका सही आंसर है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है ये G20 कॉन्फ्रेंस में, जिसकी प्रेसिडेंटशिप इंडिया होल्ड करता है, उसके समय में हुआ था, ठीक है। न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन समझ में आ रहा है कि न्यू दिल्ली इंडिया की प्रेसिडेंसी में ये जो है डिक्लेरेशन साइन हुआ है, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी जिसका जो फोकस था, रीजनल फोकस था, वो अफ्रीकन यूनियन पे था, ठीक है। तो वर्कशॉप एम्ड एट स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन यूनियन इन 3 की एरियाज, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइग्रेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन किसके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी, तो अफ्रीकन यूनियन के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है साथियों। नीति आयोग और ORF ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो है ये G20 कॉन्फ्रेंस में साइन हुआ था, ठीक है। न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन ये G20 कॉन्फ्रेंस में साइन हुआ था, जिसके अंतर्गत अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया गया था G20 में, ठीक है। G20 का जो एक ब्लॉक है वो उसमें अफ्रीकन यूनियन जो है लेटेस्ट एंट्रेंट है, ठीक है, लेटेस्ट मतलब कंट्री है जो इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसने बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल अभी सक्सेसफुली लॉन्च की है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कैरीड आउट सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च ऑफ बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल। तो साथियों आपके ऑप्शन है बोलिविया, सेकेंड ऑप्शन है स्पेन, थर्ड ऑप्शन है रशिया, फोर्थ ऑप्शन है साउथ कोरिया, ठीक है। तो बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल किस कंट्री की है, किस कंट्री ने इसका टेस्ट लॉन्च किया है, आपने ये बताना है। तो साथियों आपका सही ऑप्शन बोलिविया नहीं है, सही ऑप्शन है रशिया, ठीक है। रशिया का बुलावा आया है, ठीक है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो रशिया ने रिसेंटली कैरी आउट किया है सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च ऑफ बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल डिजाइन टू कैरी न्यूक्लियर वॉर हेड्स, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि बुलावा किसकी बैलिस्टिक मिसाइल है, रशिया की, ठीक है। रशिया की जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान दीजिएगा, एक ही 2 बार में आप देखेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये रशिया की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो रशिया को जब जब बुलाया गया है इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, तब तब उसने सपोर्ट किया है, ठीक है। आपको पता होगा कि जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा उठता है कि कश्मीर की मुद्दे पे बात की जाए, तो हमेशा जो है ये रशिया इसको वीटो कर देता है कि कश्मीर जो है एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, इसका कश्मीर और किसी का नहीं है, सिर्फ इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, तो इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो रशिया को जब भी बुलावा भेजा जाता है वो तुरंत दौड़ के आता है, ठीक है। 1971 में आपको पता होगा रशिया ने जो है पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, ठीक है। रशिया जब इंडो पाक वॉर हुआ था तो यूएस ने क्या किया था, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, ठीक है, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। और क्या किया था, बे ऑफ बंगाल में इंडियंस पे प्रेशर बनाने के लिए बे ऑफ बंगाल में अपनी
अपनी शिप भेज दी थी जिसका नाम था यूएसएस एंटरप्राइज। फिर उसके जवाब में रशिया ने अपनी भी शिप भेज दी थी, तब जाके यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर न्यूट्रल हो पाया था। तो देखिए कितना तगड़ा सपोर्टर है रशिया इंडिया का। ठीक है, तो ये कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से रशिया को जब भी बुलावा भेजा जाता है वो आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल है वो किसकी है साथियों, रशिया की है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये बैकग्राउंड स्टोरी भी समझ में आई होगी। ठीक है, तो रशिया ने कौन सी टेस्ट मिसाइल लॉन्च की है, तो बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट लॉन्च की है। ठीक है, आशा करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपाचे रिलेटेड हेलीकॉप्टर से। ठीक है, तो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, तो इंडियन आर्मी प्लान कर रही है इनको खरीदने का, इनको इंडक्ट करने का इंडियन आर्मी में 6 नए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, तो आपको ये बताना है जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं इनका जो है इनका मैन्युफैक्चरर कौन है। ठीक है, अपाचे हेलीकॉप्टर्स का मैन्युफैक्चरर कौन है। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन है साथियों। पहला ऑप्शन है डसॉर, जिसको रफेल मतलब ये फ्रेंच कंपनी है जिसने रफेल को भी बनाया था। सेकंड ऑप्शन है वॉल्वो, स्वीडन की कंपनी है। थर्ड ऑप्शन है साब, ये भी स्वीडन की कंपनी है। और फोर्थ ऑप्शन है बोइंग, ये यूएस की कंपनी है। ठीक है, तो साथियों आपका इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए, अपाचे हेलीकॉप्टर्स किसने बनाया है, बोइंग ने बनाया है। ठीक है, बोइंग ने बनाया है ये हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, तो इंडियन आर्मी क्या करेगी, इज प्रिपेयरिंग टू इंडक्ट 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स आर्म्ड विद स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल्स, हेल फायर लॉन्ग ब्रो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, गन्स एंड रॉकेट्स। ठीक है, ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में देख लेते हैं। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स है। मैन्युफैक्चरर कौन है, बोइंग है। ठीक है, तो याद रखिएगा अपाचे के मैन्युफैक्चरर कौन है, वो बोइंग है। ठीक है, बोइंग है, बोइंग है। ठीक है, तो याद रखिएगा अपाचे ए से ए के बाद क्या आता है बी, तो बी बोइंग। ठीक है, ए के बाद क्या आता है बी। ठीक है, बोइंग। ठीक है, और या तो आपको याद रखना है तो अपाचे एक बाइक आती है ना, मोटरसाइकिल आती है, तो याद रखिएगा अपाचे जो है बोरिंग बाइक है। ठीक है, अपाचे क्या है, बोरिंग बाइक है। अपाचे बोरिंग बाइक है। ठीक है, बोरिंग एकदम अच्छी नहीं है, मतलब इस ट्रिक के लिए, वैसे तो बहुत अच्छी होगी हमको तो पता नहीं है। ठीक है, अपाचे जो है बोरिंग बाइक है, तो बोरिंग से क्या याद रखेंगे, बोइंग। ठीक है, बोरिंग से क्या याद रखेंगे, बोइंग। ठीक है, तो अपाचे क्या है, बोरिंग बाइक है। अपाचे मतलब अपाचे हेलीकॉप्टर्स, और बोरिंग क्या है, बोइंग। बोइंग मतलब यूएस की जो मैन्युफैक्चरर है, जो कि अपाचे को बनाएगी, मैन्युफैक्चर करेगी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं अपाचे क्या है साथियों। अपाचे से ध्यान दीजिएगा, एक बाइक आई थी ना अपाचे, अपाचे बोरिंग है। ठीक है, बोरिंग है। ठीक है, बोरिंग से क्या है, बोइंग। बोइंग मतलब यूएस का मैन्युफैक्चरर जो कि अपाचे को मैन्युफैक्चर करेगा। अपाचे क्या है यहाँ पे, अटैक हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट किया जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी पन्ना टाइगर रिजर्व में किस कंट्री का स्टाफ आया था टू स्टडी इंडिया टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम एंड ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इंडिया में टाइगर को री इंट्रोड्यूस किया गया था कई जगह, तो यहीं पे आपको ये बताना है कि किस कंट्री का स्टाफ आया था यही टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए और उनके एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए। तो साथियों आपके ऑप्शन से क्या क्या, पहला ऑप्शन है नेपाल, क्या लोग नेपाल से आए थे स्टाफ। सेकेंड ऑप्शन है वियतनाम। थर्ड ऑप्शन है लाओस। फोर्थ ऑप्शन है कंबोडिया। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया के जो सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं और फ्रंटलाइन स्टाफ है वो आए थे पन्ना टाइगर रिजर्व में टू स्टडी इंडिया टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम एंड ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। ठीक है, पन्ना कहाँ है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पन्ना कहाँ है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है पन्ना, मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे कहाँ से लोग आए थे, तो कंबोडिया से लोग आए थे। ठीक है, कंबोडिया से लोग आए थे। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ से आए थे, कंबोडिया से आए थे। कहाँ आए थे, पन्ना टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो याद रखिएगा काम जो होता है ना वो पन्ना पे होता है ना, पन्ना मतलब पेज, काम जितना भी होता है वो पन्ना पे होता है, पन्ना पन्ने। ठीक है, आप पन्ना तो जानते ही होंगे ना, पेज, जो पेज होते हैं वाइट कलर के जो पेजेस होते हैं हमारी नोटबुक में उनको पन्ना कहते हैं ना, तो काम जो है वो पन्ना पे ही होता है। काम से याद रखिए काम्बोडिया। ठीक है, काम्बोडिया, और पन्ना से याद रखिएगा पन्ना टाइगर रिजर्व में आए हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि डेलीगेशन ऑफ सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड फ्रंट लाइन स्टाफ फ्रॉम काम्बोडिया विजिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व, तो आपको याद रहेगा कि काम जो है पन्ना पे होता है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व। तो
और उससे उल्टा कुछ पूछ लें कि पन्ना टाइगर हु विजिट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विजिटेड स्टाफ्स विजिटेड पन्ना टाइगर रिजर्व, तो आप याद रखेंगे पन्ना पे क्या होता है, तो पन्ना पे काम होता है, तो काम से कंबोडिया। ठीक है साथियों, इधर से पूछे, हम लोग ने दोनों डायमेंशन अपने कवर कर लिए। ठीक है, और पन्ना कहाँ है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पन्ना कहाँ है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। कैसे याद रखेंगे, पन्ना पे कोई लिख देता है ना ऐसे उल्टा पुल्टा तो गुस्सा आ जाता है, मैड हो जाते हैं। ठीक है, पन्ना पे कोई ड्राइंग कर देता है या ऐसे गोचा पाची कर देता है तो मैड हो जाते हैं। ठीक है, पन्ना पे गोचा पाची मतलब मैड हुआ है। ठीक है, मैड से याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होगा, पर फिर भी अगर कभी कंफ्यूजन हुआ लाइफ में तो आप हमेशा याद रखिए, पन्ना पे ऐसे से गोचा पाची कर देंगे तो गुस्सा आ जाता है, मैड हो जाते हैं, तो मैड, तो मध्य प्रदेश जो है पन्ना टाइगर रिजर्व को होस्ट करता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी करंट अफेयर की ट्रिक पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नीति आयोग से रिलेटेड है। तो नीति आयोग ने अभी बोला है कि कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है 2018 और 2019 की, उसको वो इंटरनल यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको जो है पब्लिक नहीं किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स बताना है आपको कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो नीति आयोग ने अभी बोला है जो 2018-19 की और 2019-2020 की जो रिपोर्ट्स हैं उसको इंटरनल यूज़ के लिए किया जाएगा, उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। तो साथियों आपको बताना है ये जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं नीति आयोग, ये कब लॉन्च हुई थी आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है साथियों 2017, सेकेंड ऑप्शन है 2018, थर्ड ऑप्शन है 2019 एंड लास्ट ऑप्शन इज 2020। तो साथियों अभी हम लोग ने 2020 पे क्या देखा था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हम लोग ने देखा था कि 2020 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, 2020 में ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कब लॉन्च हुआ था। तो साथियों इसका सही आंसर है 2018। हाँ ये है 2018 में लॉन्च किया गया था कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वाटर चेंजेस को, वाटर स्ट्रेसेस को इंडेक्सीफाई करता है, इंडेक्स में बनाता है कि किस किस में वाटर स्ट्रेस बहुत खतरनाक है, बहुत ही डेडली वाटर स्ट्रेस है, कहाँ पे वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कहाँ पे वाटर क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ये कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स लाया गया था। कब आया था पहली बार, तो पहली बार आया था 2018 में। ठीक है, और ये 28 पैरामीटर्स पे जो है काम करता है। 28 पैरामीटर्स को ये मेजर करता है कि क्या क्या चीज़ें दिक्कत है या क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं पानी की समस्या से रिलेटेड। ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग और अभी आगे देखेंगे कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के बारे में। यहाँ हम लोग ने बैकग्राउंड देख लिया कि ये 2018 में लॉन्च हुई थी। किसने लॉन्च किया था, नीति आयोग ने। ठीक है, हो सकता है आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन की इनिशिएटिव है, तो आपने याद रखना है नीति आयोग की ये इनिशिएटिव है। ठीक है, नीति आयोग की ये इनिशिएटिव है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स से ही रिलेटेड से, कि इसमें कितनी थीम्स होती हैं जिसके बेसिस पे जो है इंडेक्स तैयार होती है। ठीक है, कितनी थीम्स, हाउ मेनी थीम्स आर देयर इन कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ये कब लॉन्च हुआ था, अभी हम लोग ने पीछे देखा 2018 में लॉन्च हुआ था, और इसमें इसको कौन लॉन्च किया है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग NA। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, क्या इसमें 7 थीम है, 7, सेकेंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 9 एंड लास्ट ऑप्शन इज 10। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है 9। ठीक है, इसमें 9 थीम्स हैं, तो हम लोग देख लेते हैं अभी। तो इसमें 9 थीम्स हैं विद 28 डिफरेंट इंडिकेटर्स। तो पैरामीटर्स हम लोग ने देखा ही था अभी पीछे कि 28 पैरामीटर्स जो हैं इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है, और जो थीम्स हैं वो 9 थीम्स हैं। ठीक है, क्या क्या है, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर रिस्टोरेशन, मेजर एंड मीडियम इरीगेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी इरीगेशन मैनेजमेंट, ऑन फार्म वाटर यूज, रूरल एंड अर्बन वाटर सप्लाई एंड पॉलिसी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो ये 9 थीम्स हैं जो कि इंडेक्स के बेसिस पे यूज़ की जाती हैं। ठीक है, और ये रिपोर्ट को तैयार कौन करता है, तो 3 मिनिस्ट्रीज लगती हैं इसमें, वाटर रिसोर्सेज, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड लास्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो हैं इसमें लगती हैं। ठीक है, इसमें 3 मिनिस्ट्रीज लगती हैं किसमें, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में, जो कि 2018 में आया था। नीति आयोग जो है इसको निकालता है, और प्रिपेयर कौन करता है, वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और 9 थीम्स हैं, 28 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, 9 थीम्स हैं और 28 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स पे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेयर डिड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम होल्ड, मतलब वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम अभी जो इंडियंस ने जिसमें पार्टिसिपेट किया था इंडियन मिनिस्ट्रीज ने, तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे हुआ है वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है साथियों नीदरलैंड्स, सेकेंड ऑप्शन है इंग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है स्कॉटलैंड और फोर्थ ऑप्शन है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो आपको बताना है कि वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम कहाँ होस्ट किया गया। तो साथियों इसका सही आंसर है नेदरलैंड्स। ठीक है, नेदरलैंड्स ने होस्ट किया है वर्ल्ड लोकल फोरम। ये क्या करता है, ये डिस्कशन एनकरेज करता है और पार्टनरशिप्स एनकरेज करता है फॉर स्ट्रेंथनिंग सस्टेनेबल क्वालिटी इको फ्रेंडली लोकल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, तो यही करता है, बस आपको तैयार रखना है लोकल प्रोडक्शन फोरम कहाँ होस्ट किया गया है, नीदरलैंड में होस्ट किया गया है। कैसे याद रखेंगे, लोकल नेट। ठीक है, लोकल नेट। ठीक है, लोकल नेट, नेट से क्या है नीदरलैंड्स और लोकल से क्या है लोकल प्रोडक्शन फोरम। ठीक है, लोकल से लोकल प्रोडक्शन फोरम और नेट से क्या है नीदरलैंड्स। ठीक है, ये ट्रिक है साथियों, एक बार फिर से देख लेते हैं इस करंट अफेयर के लिए। ये ट्रिक है लोकल नेट, लोकल से क्या याद रखेंगे लोकल प्रोडक्शन फोरम और नेट से क्या याद रखेंगे साथियों नीदरलैंड्स। ठीक है, और ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनकरेज किया जाता है डिस्कशन और पार्टनरशिप को रिलेटेड टू सस्टेनेबल क्वालिटी एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं वो सस्टेनेबल तरीके से हो, क्वालिटेटिव हो और इको फ्रेंडली हो। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट को और इकोलॉजी को हार्म करके प्रोडक्शन किया जा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये नीदरलैंड्स ने होस्ट किया था इसको। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो यहाँ पे देख लिया ना आप लोग ने, जो ट्रिक है वो है लोकल नेट, लोकल से लोकल प्रोडक्शन फोरम और नेट से क्या देखा हम लोग ने नीदरलैंड्स। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया है दया पार विंड प्रोजेक्ट का। ठीक है, दया पार विंड प्रोजेक्ट का जो है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने इसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया है दया पार विंड प्रोजेक्ट का। तो आपको ये बताना है दया पार विंड प्रोजेक्ट किस राज्य में लोकेटेड है। ठीक है, दया पार विंड प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में लोकेटेड है आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है साथियों उत्तर प्रदेश में है, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र में है, थर्ड ऑप्शन है गुजरात में है और फोर्थ ऑप्शन है केरला में है। तो साथियों इसका सही आंसर है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात जो है इसका सही आंसर है। अभी हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने डिक्लेयर किया है कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ दया पार विंड प्रोजेक्ट। ठीक है, 50 मेगावाट का है, कच्छ गुजरात में है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ एनटीपीसी आरईएल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी एंड द फर्स्ट कैपेसिटी इन इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड कमर्शियल अंडर न्यू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड एंड जनरल नेटवर्क एक्सेस स्कीम। ठीक है, इतना ध्यान नहीं देना, बस आपको ये ध्यान देना है कि दया पार विंड प्रोजेक्ट कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, दया पार जो है पहले डे है ना इसमें DAY। ठीक है, डे और रात। ठीक है, दिन और रात, डे और रात। ठीक है, डे और रात, रात से क्या है गुजरात। ठीक है, रात से क्या है गुजरात। ठीक है, रात से क्या है साथियों गुजरात है। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर समझ में आया, ट्रिक समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, डे से क्या है, डे से है देखिए DAY है ना शुरुआत में DAY, तो डी और रात है क्या गुजरात में लास्ट में रात है। ठीक है, डे और रात मतलब दिन और रात। ठीक है, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे और रात, डे और रात। डे से क्या है दया पार विंड पावर प्रोजेक्ट और रात से क्या है गुजरात। ठीक है, तो दया पार पावर प्रोजेक्ट कहाँ हुआ, रात में मतलब गुजरात में। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक बढ़िया लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट की मिनिमम अमाउंट से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने जो है नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट की लिमिट बढ़ा दी है, ऑफरिंग बढ़ा दी है टू ₹1 करोड़, अलाउिंग ऑल कस्टमर्स टू प्रीमेच्योर विड्रॉ मनी फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट ऑफ अप टू ₹1 करोड़। ठीक है, तो जो मिनिमम अमाउंट मिनिमम अमाउंट होता है नॉन कॉलेबल टर्म्स का, उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। मतलब 1 करोड़ तक आप जो है प्रीमेच्योरली विड्रॉ कर सकते हैं नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट्स के अंदर। ठीक है, तो आपको ये बताना है इससे पहले नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट की मिनिमम ऑफरिंग क्या थी। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 15 लाख, सेकंड ऑप्शन है 25 लाख, थर्ड ऑप्शन है 50 लाख एंड फोर्थ ऑप्शन है 30 लाख। तो साथियों इसका सही आंसर है 15 लाख। ठीक है, 15 लाख जो है इसका सही आंसर है। तो आरबीआई ने इंक्रीज किया है मिनिमम अमाउंट फॉर ऑफरिंग नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट फ्रॉम 15 लाख टू ₹1 करोड़। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, प्री मेच्योरली विड्रॉ कितनी लिमिट तक कर सकते हैं, तो 1 करोड़ तक की लिमिट तक प्री मेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, प्री मेच्योर विड्रॉल हो सकता है। ठीक है, नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट्स क्या है, नाम से ही पता चल रहा है नॉन कॉलेबल, जिसको आप कॉल नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसको आप पहले प्री मेच्योरली विड्रॉ
नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसको जब टेन्योर एंड हो जाएगा आपका, मान लीजिए आपकी कोई एफडी है वो 5 साल की है और वो नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट के अंदर आती है, तो आप उसको पहले नहीं विड्रॉ कर सकते हैं, आपको पूरे 5 साल खत्म होने पे ही उसको जो है उसके इंटरेस्ट और उसकी अलग ऑफरिंग्स जो है मिलेंगी, जब उसका पूरा टेन्योर खत्म हो जाएगा, उसका पूरा 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बढ़ा दी गई है कि वो जो 15 लाख थे अब 1 करोड़ तक की जो है प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट्स में, ठीक है। दिस मीन्स ऑल डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स फॉर अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ एंड बिलो विल हैव प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी, ठीक है। तो और नॉन कॉलेबल एफडीज हम लोग ने देख लिए। नॉन कॉलेबल एफडीज आर टर्म डिपॉजिट्स दैट डू नॉट परमिट प्री मैच्योर विड्रॉल्स अंटिल टेन्योर इज कंप्लीटेड, ठीक है। और बैंक्स क्या है ऑफर करती हैं हाई रेट्स ऑन नॉन कॉलेबल एफडीज टू डिस्करेज प्री मैच्योर विड्रॉल्स, ठीक है। तो नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट्स के अंदर अब विड्रॉल कब तक कितने लिमिट तक का हो सकता है, 1 करोड़ तक का, और पहले क्या लिमिट थी, तो 15 लाख थी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल आरबीआई बहुत चेंजेस कर रहा है, तो हम लोग को सारी नज़र रखनी है जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों IRDAI से रिलेटेड। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टास्क फोर्स बनाया है क्या रिव्यू करने के लिए, बैंक का इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए, ठीक है। बैंक का इंश्योरेंस क्या है, तो बैंक प्लस इंश्योरेंस, ठीक है। मान लीजिए आपका अकाउंट है SBI में, वहाँ पे आप गए और वहाँ पे आपको आदित्य बिरला इंश्योरेंस वालों ने बोला कि आप हमारी अकाउंट खुलवाने, मतलब आप अकाउंट खुलवाने गए तो आपसे बोला कि चलिए आप अकाउंट भी खुलवा लीजिए और इंश्योरेंस भी ले लीजिए आदित्य बिरला से, ठीक है। तो ये बैंक SBI और आदित्य बिरला का बैंक का इंश्योरेंस हो गया, जिसके अंतर्गत अकाउंट सर्विसेज के साथ साथ इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। इसी को बैंक का इंश्योरेंस फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है। और इसी बैंक का इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए IRDAI ने मीटिंग बनाई है, टास्क फोर्स बनाई है। तो आपको बताना है कि वो उस टास्क फोर्स की हेड कौन होंगी। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों है, तो आपको बिल्कुल आराम से कैच करना है इसको। तो साथियों पहला ऑप्शन है मीना कुमारी, सेकंड ऑप्शन है RK माथुर, थर्ड ऑप्शन है M बुच और फोर्थ ऑप्शन है अजीत सेठ। तो साथियों इसका सही आंसर है मीना कुमारी, ठीक है। मीना कुमारी जो है इसकी हेड होंगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मीना कुमारी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो कि RDI की। शी विल रिव्यू, मतलब द टास्क फोर्स विल रिव्यू एग्जिस्टिंग बैंक का इंश्योरेंस फ्रेमवर्क, ठीक है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, मी बैन है, ठीक है, मी बैन, मी बैन है, ठीक है, मी बैन है। बैन से क्या याद रखिए, बैंक का इंश्योरेंस फ्रेमवर्क, और मी से मीना, ठीक है, मी बैन है, ठीक है। मी बैन है किससे, इंश्योरेंस से, ठीक है। तो पूरा याद आ जाएगा कि इंश्योरेंस की बात हो रही है, ठीक है। मी बैन है किससे, इंश्योरेंस से। मी से क्या है साथियों, मीना कुमारी जो कि हेड करेंगी किस फ्रेमवर्क को, बैन को, बैन मतलब बैंक का इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को, किसमें, IRDAI में, इंश्योरेंस में, ठीक है साथियों। एक बार फिर से ट्रिक देख लेते हैं ये वाली। मी बैन है इंश्योरेंस से, मी क्या है, मीना कुमारी, बैन क्या है, बैंक का इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस क्या है, IRDAI, ठीक है। तो बैंक का इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए किस कमेटी का गठन हुआ है, तो मीना कुमारी कमेटी का गठन हुआ है, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे साथियों ओबिचुअरी है। तो जीव पटेल साहब थे जो कि फेमस प्ले राइट, पोएट, पेंटर थे और सिंगर थे। उनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है, ठीक है, आफ्टर फाइटिंग कैंसर, ठीक है। क्या है, जीव पटेल क्या थे, प्ले राइट थे, फेमस प्ले राइट थे जीव पटेल, ठीक है साथियों। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल आसानी से आप बता दीजिएगा कि जीव पटेल क्या है साथियों, प्ले राइट है, ठीक है, प्ले राइट है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आपको बताना है किसने ऑनलाइन स्टोर शुरू किया है NBA मर्चेंडाइज के साथ इंडिया में, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सा है, एक बार आप बस अपनी आंखों के सामने से गुजार दीजिएगा। इन केस अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आराम से इसको कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाए। कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, हाँ हमें स्मार्ट होना है पर हमको कॉम्प्रिहेंसिवली स्मार्ट होना है, ठीक है, ठीक है। अच्छी बात है कि स्मार्ट स्टडीज़ हेल्प करती हैं, हार्ड वर्क भी करती हैं, ठीक है। तो आजकल बहुत बोला जाता है ना कि स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो। पहले आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है, उसके बाद आपको स्मार्टनेस देखनी है कि किस क्वेश्चन की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये स्मार्टनेस वाली प्रोबेबिलिटी में थोड़ा कम आएगा, थोड़ा कम रैंक करेगा ये, पर एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये हार्डवर्क की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है साथियों बॉल यू, सेकेंड ऑप्शन है बास्केटबॉल, थर्ड ऑप्शन है थाने और फोर्थ ऑप्शन है भाने, ठीक है। तो ये भाने ऑप्शन है, ठीक है। तो भाने और NBA ने मिलके एक कंटेम्प्रेरी क्लोथिंग ब्रांड निकाला है NBA स्टोर के लिए, ठीक है, फॉर NBA मर्चेंडाइज इन इंडिया, ठीक है। तो NBA भाने लगे हैं, ठीक है, NBA जो है भाने लगे हैं, बस ये तैयार रखिएगा। ये ऐसे करिएगा MBA भाने लगे, इसका मतलब यही हो जाएगा, ठीक है, MBA भाने लगे हैं, ठीक है, भाने लगे हैं, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों।
तो साथियों यहाँ पे हम लोग का आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नहीं बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है कहीं आपकी इतनी बड़ी सफलता में हमारा छोटा सा भागीदारी हो जाए, छोटा सा योगदान हो जाए आपकी सफलता में। ठीक है साथियों, तो इसी मनोकामना के साथ हम लोग ये सेशन समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल एक नए करंट अफेयर्स के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।